दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं यहाँ पर सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो आपके पेरेंट्स के साथ भी देखिए या फिर आपके पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बिकॉज आज के वीडियो में हम ये तय करने वाले हैं कि अगर किसी को सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो आज के डेट में वो करना सच में ज़रूरी है या नहीं, या फिर उससे कुछ फ़ायदा होगा भी या नहीं। तो सबसे पहले मैं एक आसान भाषा में बता दूँ कि सिविल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है या फिर एक सिविल इंजीनियर क्या करता है। सो बेसिकली अब ये बहुत सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं बताऊं तो सिविल इंजीनियरिंग का आसान भाषा में मतलब है बिल्डिंग रिलेटेड, या फिर हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सब कुछ आते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंडर। फिर वो चाहे डैम का कंस्ट्रक्शन हो, रोड का कंस्ट्रक्शन हो, या फिर किसी एक सिंपल से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, ये सभी कंस्ट्रक्शन जो भी होते हैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क ये पूरा आता है सिविल इंजीनियरिंग में। अब देखिए हम ये देखते हैं कि अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो उस केस में आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं, किस वे से आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। सो बेसिकली इसमें जो दो ही मेन रास्ते हैं, सबसे पहला जो रास्ता है वो है डिप्लोमा करके आप इंजीनियर बन सकते हो और उसके बाद आप डिग्री करके आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हो। बाद में उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन मैं कहूँगा कि मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको ज़रूरत है तो ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हो। अब दूसरा रास्ता होता है कि आप डायरेक्टली 12th के बाद या फिर जो एग्ज़ाम होती है इंजीनियरिंग के लिए तो उसके बाद आप डायरेक्ट डिग्री की कॉलेज में आपकी एंट्री होती है, आप वहाँ पर आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हो। ये दो रास्ते हैं। अब मैं यहाँ पर अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा कि आपको डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करनी चाहिए या फिर डायरेक्ट 12th के बाद एग्जाम देके आप सीधा इंजीनियरिंग करेंगे, वो सही रहेगा। देखिए मैं एक बात बता दूं कि अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा करोगे, ठीक है, तो डिप्लोमा करने के बाद ये तो तय है कि अगर मान लीजिए आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया है तो उसके बाद आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, ठीक है, डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने एक डिग्री कॉलेज में एडमिशन ली। मान लीजिए कि अगर आपका मन बदल जाए कि अब मुझे सिविल इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो फिर आपके पास एक चांस होता है जिसे हम फर्स्ट ईयर में कह सकते हैं कि ब्रांच चेंज कर, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये गलती आप कभी मत करिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको सच में सिविल इंजीनियरिंग ही करनी है उसी केस में आप डिप्लोमा के थ्रू जाइए, ठीक है। बिकॉज अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद आपके सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। सभी रास्तों का मतलब क्या हुआ, उसके बाद आप ना मेडिकल की तरफ जा सकते हो ना ही कॉमर्स की तरफ जा सकते हो, लेकिन वो पूरा उल्टा हो जाएगा कि पहले आपने डिप्लोमा किया फिर दूसरे ब्रांच की तरफ। तो बेसिकली दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। तो इसीलिए अगर आपको सिविल इंजीनियर बनना है तो और वो 100% बाकी कुछ भी नहीं करना है ज़िंदगी में, तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ आप डिप्लोमा कीजिए। डिप्लोमा करने के कुछ फ़ायदे भी हैं, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। देखिए अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा किया तो उसका सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको बेसिकली अब मोस्ट ऑफ द स्टेट है वहाँ पर डिप्लोमा आप कब कर सकते हो, बेसिकली 10वीं के बाद, ठीक है। तो फ़ायदा क्या होता है, हम एक 10वीं के स्टूडेंट को देखेंगे और एक 12वीं के स्टूडेंट को अगर देखेंगे तो उनकी एक स्टडी की तरफ देखने की जो मेंटेलिटी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। बेसिकली अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने डिप्लोमा करके बाद में डिग्री की, तो यहाँ पर जो मेरी मेंटेलिटी थी 10वीं के बाद जो भी बच्चा होता है या फिर लड़का या फिर लड़की होती है वो बेसिकली एक स्टूडेंट फेज में होते हैं, ठीक है। उनमें वो जिसे हम कह सकते हैं आसान भाषा में कॉलेज वाली हवा नहीं होती है उनके माइंड में, ठीक है। सो दैट्स वाई वो एक फोकस रह सकते हैं अपने स्टडी पर, तो वो एक फायदा होता है डिप्लोमा का। लेकिन यहाँ पर नुकसान भी वही है कि अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, बेसिकली आप मेडिकल की तरफ या किसी भी अदर फील्ड की तरफ नहीं जा सकते, ये एक यहाँ पर दिक्कत है। अब दूसरा यहाँ पर जो अगर मैं यहाँ पर डिग्री की बात करूँ, मान लीजिए आपने 12th कंप्लीट कर दी, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दी और बाद में आपको अगर डिग्री करनी है तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके पास मोस्ट ऑफ द जो वेज है वो ओपन रहते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल आपने सोचा था कि अब मुझे सिविल इंजीनियर बनना है या फिर किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग करनी है, आपने 12वीं के थ्रू सब कुछ चीज़ें ठीक ठाक से कर ली, लेकिन उसके बाद मान लीजिए कि किसी कारण आपको ऐसा लगा कि अब मुझे शायद सिविल इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग ही नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी है। अब क्या होता है, 12th के बाद आपके पास कई ऑप्शन है, आप जिस फील्ड में जाना चाहो उस फील्ड में जा सकते हो, तो ये यहाँ पर एक फ़ायदा है। अब यहाँ पर मैं नुकसान की बात करूँ तो वो यही है कि जब आप डिग्री के कॉलेज में जाओगे, और क्या होता है जब आप डिग्री के कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर 12th के थ्रू या फिर हम कहेंगे कि जो डायरेक्ट डिग्री में आ रहे हैं वो लड़के और जो डिप्लोमा करके बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे, ये सब एक ही क्लास में पढ़ते थे। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपकी कंपटीशन उन लोगों से है जिन्होंने डिप्लोमा में ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी की है, इसे आप बेसिक स्टडी कह सकते हैं या फिर मैं कहूँगा कि एक मीडियम लेवल तक एक सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी की है। तो बेसिकली एक जो 12th के बाद आने वाले बच्चे होते हैं उनमें जो नॉलेज की कमी होती है वो साफ दिखती है। अब जिन्होंने डिप्लोमा किया है या फिर जो डिप्लोमा वालों के साथ पढ़े हैं उन्हें ये चीज़ पता है, और जो प्रोफेसर या फिर लेक्चरर होंगे उन्हें भी ये बात पता है। तो ये एक पॉइंट होता है कि आप अगर फोकस हो किसी फील्ड की तरफ, मान लीजिए आपको सिविल इंजीनियरिंग ही करना है, तो मेरा पर्सनली यहाँ पर सजेशन रहेगा कि आप सिर्फ डिप्लोमा कीजिए।
लेकिन अगर आपको रास्ते ओपन रखने, आपको पता नहीं है कि मे बी फ्यूचर में क्या हो जाए, शायद इस फील्ड से मेरा इंटरेस्ट चला जाए या फिर इस फील्ड को कोई स्कोप ना रहे, तो उस फील्ड में अगर आपका इस तरह से एक कन्फ्यूजन है तो फिर मैं कहूँगा कि आप 11वीं 12वीं कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद इंजीनियरिंग या फिर किसी भी फील्ड की तरफ आप जा सकते हो। अब जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पर क्लियर बताना चाहूँगा कि ये पॉइंट है कि किसको सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए, फिर वो चाहे डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, किस व्यक्ति को या फिर किस लड़के को या फिर लड़की को इस फील्ड में आना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर जेंडर की बात करते हैं। मैं क्लियर बता दूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हो या लड़की, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिविल इंजीनियरिंग दोनों के लिए भी उसी तरह से काम करती है जिस तरह से एक लड़के के लिए काम करेंगे या फिर लड़की के लिए। सो यहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आप इस बेसिस पर डिसीजन मत लीजिए कि मैं लड़का हूँ या फिर लड़की हूँ तो मैं सिविल इंजीनियरिंग करूँ या नहीं। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ लड़कों के लिए होती है, ऐसा नहीं है। आज भी हमारे फील्ड में या फिर मेरे कई कॉम्पिटिटर अभी लड़कियां हैं, ठीक है, मेरी क्लास के या फिर मेरे सीनियर, ठीक है। सो ये बात मैं नहीं कहूँगा कि इसमें कोई जेंडर की बात है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन किस पैरामीटर पर आपको सच में ध्यान देना चाहिए, अगर आप पेरेंट हो या फिर टीचर हो तो आप पहली बात तो यह है कि आपके स्टूडेंट को या फिर आपके बच्चे को फोर्स मत कीजिए, ठीक है। वहाँ पर मैं सीधे बता दूँ कि इंजीनियरिंग जो है वो होशियार बच्चों की है। इसका मैं रीज़न बताता हूँ क्या है। होशियार का मतलब ये नहीं हुआ कि हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बाकी लोग जो होते हैं वो होशियार नहीं होते या फिर उनके मार्क्स कम होते हैं। लेकिन मैं आप पर सीधे यहाँ पर बात बता दूँ कि जिस बच्चे की यहाँ पर कैपेसिटी है, क्योंकि हम सब्जेक्ट कौन से पढ़ने वाले हैं। हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग सीखना चाहते हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है आप 10वीं में हो या 12वीं में हो। आप एक बार उस फील्ड का, मैं ये किसी भी करियर के लिए बता रहा हूँ, उस फील्ड के जो भी सिलेबस है या फिर किताबें हैं वो एक बार देख लीजिए। तो उस बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अगर आपके 10वीं में, देखिए, अगर आपके 10वीं में 75% के ऊपर अगर परसेंटेज होंगे, या फिर मैं कहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट जो है, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक परसेंटेज अलग बात होती है और एक इंटरेस्ट एक अलग बात होता है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट में है, उसके बाद इंग्लिश फॉर व्हाट, लैंग्वेज। अब देखिए, कई लोग मुझे ये कहेंगे कि सर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं होती, उससे कुछ नहीं होता, टैलेंट होता है। देखिए, आपको पढ़ाई इंग्लिश में दी जा रही है, ठीक है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में ना आपको हिंदी में पढ़ाया जा रहा है आज के डेट में, ना मराठी में पढ़ाया जाए या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज में हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमें वहाँ पर पढ़ाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब देखिए, इंग्लिश अगर आपकी कमजोरी होगी, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, आपको इंजीनियर बनने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये यहाँ पर रियलिटी है। मेरे जो कलीग्स थे, या फिर कलीग्स तो नहीं कहूँगा, सॉरी, मेरे जो दोस्त थे जब हम डिप्लोमा में थे, तो उनमें से कई ऐसे लोग थे कि बच्चे थे कि जिनको पता था कि एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करने हैं प्रॉब्लम, वो सब चीज़ें उनको पता थी, लेकिन लैंग्वेज बैरियर था, उन्हें इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो दैट्स वाई उनके जो रिजल्ट्स होते थे या फिर हम कहेंगे जो परसेंटेज होते थे वो कम रहा करते थे। तो हाँ, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी इंग्लिश में ये नहीं कहूँगा कि बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको एग्जाम देनी है तो उस वक्त आपको एटलीस्ट पढ़ते और लिखते आनी चाहिए। आपको इंग्लिश बोलते नहीं आएगी तो चलेगा, लेकिन हाँ, आपको रीडिंग एंड राइटिंग आनी चाहिए इंग्लिश की, एटलीस्ट इतनी इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, ठीक है। वो भी मैं बात कर रहा हूँ 10th में या फिर 12th में, किसी भी बेसिस पर। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। देखिए, 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, वो आपको आने ही चाहिए अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, स्पेशली अगर सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो। सबसे पहला सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, अब मैं मैथ्स यहाँ पर पूरा मैथ्स काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, जो 12th का मैथ होता है, मतलब मान लीजिए अगर आप डिग्री करना चाहते हो तो 12th की बात करोगे तो 12th तक जितना भी मैथ था, अगर आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे मैथ नहीं आता लेकिन फिर भी मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। ये ठीक इंग्लिश की तरह ही बात होगी कि जब आप इंजीनियरिंग करोगे तब वहाँ पर मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स रहेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस रहेंगे, वो आपको सॉल्व करनी है। और ऐसा नहीं है वो सिर्फ एग्जाम की ही बात है, जब आप इंजीनियर बनोगे तो उसके बाद भी वही चीज़ें आपके साथ में रहेंगी। बेसिकली इंजीनियर का काम ही है मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बेसिस पर वर्क को एग्जीक्यूट करना या फिर काम को जो होता है ऑन फील्ड काम उस पर करना, ठीक है। सो बेसिकली मैथ्स आपका थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन हाँ, वीक अगर होगा तो उसे आप स्ट्रांग करने की या फिर मैं कहूँगा कि मीडियम लेवल पर लाने की कोशिश कीजिए। तो मैथ्स यहाँ पर ज़रूरी है। अब दूसरा जो सब्जेक्ट है जिसे मैं इंटरेस्ट कहूँगा कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, और वो होता है यहाँ पर फिजिक्स। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर फिजिक्स की क्या ज़रूरत है। मैं आपको सिंपल बता दूं, सिविल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि जो भी आपने पेपर पर वर्क किया है या फिर ऑफिस में वर्क किया है उसे एग्जीक्यूट करना ऑन साइट। तो अगर आपको ऑन साइट अगर उस काम को अगर एग्जीक्यूट करना है तो आपको बेसिकली फिजिक्स, बेसिकली क्या है, फिजिक्स के कई जैसे न्यूटन्स लॉ है, बाकी भी कई चीज़ें हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में है, बहुत सारी चीज़ें हैं
तो ये जो फिजिक्स है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी जो टेक्स्ट बुक की बाहर है वही। देखिए आप 10वीं तक पढ़ रहे हो, 10वीं के बाद अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको जो 10वीं तक फिजिक्स था, ठीक है, या फिर 10वीं तक जो मैथमेटिक्स था, ये सब्जेक्ट आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर एटलीस्ट उसमें एवरेज परसेंटेज होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर अगर परसेंटेज की ही बात कर रहे हैं तो हम क्लियर मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि अगर आपके सब्जेक्ट जो होते हैं, अगर मैं एक 100 मार्क्स की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो एटलीस्ट 75% के ऊपर अगर आपके मार्क्स होंगे उस सब्जेक्ट में तो ही आप इस फील्ड की तरफ आइए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपकी इंग्लिश वीक है, मैथमेटिक्स वीक है या फिर फिजिक्स वीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंजीनियरिंग कर ही नहीं पाओगे। देखिए इंजीनियरिंग मैं सीधी सीधी बता दूं, कोई भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी इंजीनियरिंग कर सकता है, लेकिन जो तकलीफ होती है ना वो फिर वेरी करेंगी। अगर किस बंदे को मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश अच्छे से आती है, एक मॉडरेट लेवल पर आती है, तो उसे उतना वो तकलीफ नहीं जाएंगी वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हुए। वही जो टाइम है उस बच्चे को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस आएगा जो बंदा उसमें कमज़ोर है उस सब्जेक्ट में। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई लोग इस बेसिस पर अपनी इंजीनियरिंग शुरू करते हैं कि मेरे पड़ोसी ने या फिर मेरे भाई ने की है इसलिए मैं करता हूँ। जब वहाँ पर जाते हैं वो सब्जेक्ट देखते हैं, अब वहाँ पर क्या होता है, मैं ये भी बात बता दूं कि अभी क्या है, सेमेस्टर पैटर्न शुरू है, ठीक है, कई कई में भी हो सकता है कि कई ईयरली पैटर्न भी हो, लेकिन दोनों भी केसेस में मैं बता दूं इंजीनियरिंग या फिर कोई भी अगर आप 12वीं के बाद या फिर 10वीं के बाद अगर करोगे डिप्लोमा, तो उसमें बहुत स्पीड में आपका टाइम निकलता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता जैसे हम 10वीं तक या फिर 12वीं तक साल भर पढ़ते रहते हैं और उसके बाद एग्जाम होती है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सेमेस्टर पैटर्न में स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्स होती हैं, तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है आपकी जो भी कमियां हैं उनको कवर करने के लिए। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, मान लीजिए आपने कवर कर लिया तो ठीक है, आपके सब्जेक्ट निकलेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में अगर आपके सब्जेक्ट नहीं निकले तो क्या होता है, आपके बैकलॉग आ जाएंगे, बेसिकली उस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो आपको फिर से चांस दिया जाता है, लेकिन वो एक प्रेशर होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक सेमेस्टर में मिनिमम 4 सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने की। अब मान लीजिए उस सेमेस्टर में कि आपका एक सब्जेक्ट चला गया, ठीक है, तो उस अब जो नया सेमेस्टर रहेगा उस पर आपको प्रेशर रहेगा 5 सब्जेक्ट का। जो करंट सब्जेक्ट है वो तो 4 करनी है, पिछले साल का, पिछले सेमेस्टर का एक वो भी। तो इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो मे बी डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर हम कहेंगे कि उसका परफॉर्मेंस जो उसकी कैपेबिलिटी है उससे वो कम ही यहाँ पर आपको आउटपुट देगा। सो दैट्स वाई ये एक क्लियर चीज़ है। अपनी, मैं इसे कहूँगा कि अपनी जो एबिलिटी है उसे पहचानिए, उसके हिसाब से अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग में आपकी एबिलिटीज़ फिट हो रही हैं, ठीक है, उसी हिसाब से। सो सिविल इंजीनियरिंग डिमांड क्या करती है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बेसिक इंग्लिश। ये अगर आपको पता है तो ही आप सिविल इंजीनियरिंग में एंटर होइए, अदरवाइज इस फील्ड को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो भी चलेगा, ये आपका एक पॉजिटिव डिसीजन ही रहेगा। अब इसमें थोड़ा एक एडिशनल पॉइंट है जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पता चला कि शायद इस पॉइंट को हमें इंक्लूड करना चाहिए, वो है आपके पास सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, आप एक टैलेंटेड बंदे हो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, एक वर्स्ट सिचुएशन की, एक बहुत ही ख़राब कंडीशन कि ये सब अच्छे मार्क्स परसेंटेज होने के बावजूद भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही है, तो फिर करना क्या है, ठीक है। तो इस केसेस में मैं एक पॉइंट एडिशनल यहाँ पर डालूंगा। अब वो मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आज के डेट में इस पॉइंट को भी आप सीरियसली लीजिए। और वो पॉइंट ये है कि अगर आपको सपोर्ट होगा, ठीक है, मैं सपोर्ट किस तरह का सपोर्ट कर रहा हूँ, टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर आपके घर में अगर कोई इंजीनियर है, दैट में भी फैमिली से हो सकता है या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, अगर आपको उनका सपोर्ट मिलेगा, इसमें मैं बाकी लोगों को इंक्लूड करने से अच्छा है मैं कहूँगा कि आपकी फैमिली ही, आपके फैमिली में कोई भी अगर सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता है तो ही आपको सिविल इंजीनियरिंग करने में फ़ायदा है। बिकॉज मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर बता दूँ कि देखिए दोस्तों, जब आप पास आउट हो जाओगे, ठीक है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है वो विदाउट एक्सपीरियंस आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको विद एक्सपीरियंस काम करना है तो जी हाँ, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 2 लड़के हैं जिसमें से एक के पास सपोर्ट है, मैं यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, सपोर्ट कर रहा हूँ मैं टेक्निकल सपोर्ट की, सिविल इंजीनियरिंग का उनके जो भी घर वाले हैं उनको पता है, और एक बंदा है कि जिसको कुछ भी नहीं पता है, जिसका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, तो हाँ जो दूसरा बंदा है उसको तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये पॉइंट मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही होगा तो ही आपको सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए, ये बस मैं आपका जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल कम कैसे होगा इसके लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई सपोर्ट होगा तो हाँ आप सिविल इंजीनियरिंग कीजिए, अदरवाइज आप उस फील्ड को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ है, आपके पास नॉलेज है, वो सब्जेक्ट का भी नॉलेज है, बाद में आपके पास इच्छा भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास सपोर्ट नहीं होगा तो फिर आपको एक चीज़ माइंड में सेट करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे
बाकी लोगों से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो तो फिर आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि किस व्यक्ति को या फिर किसको यहाँ पर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, यहाँ पर किसी भी तरह का मैं आपको टाइम नहीं लूँगा। 2 ही पॉइंट है। सबसे पहले किसी और को देख के, ठीक है, मान लीजिए कि मेरा भाई कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इस बेसिस पर आप मत जाइए, ठीक है। आपके पास अगर जो मैंने पहले जो सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट बताई वो अगर आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपके घर में कोई बड़ा भाई या फिर आपका रिश्तेदार अगर सिविल इंजीनियरिंग है, तो हाँ, मैं उनके सपोर्ट से सिविल इंजीनियर बनूंगा, बिल्कुल नहीं। जो इंजीनियरिंग है उसमें आपको आपके ही जो नॉलेज है उसका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर है उस 4 साल के लिए, ठीक है, या फिर डिप्लोमा के बाद, मतलब डिप्लोमा के 3 साल और डिग्री के 4 साल, तो ऐसे 7 साल, तो इसके लिए अगर आप रेडी हो, ठीक है, तो ही कीजिए। लेकिन किसी और का देख के मेरा भाई कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। अब दूसरा जो पॉइंट है वो मैं आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स के लिए कहूँगा या फिर टीचर्स के लिए कहूँगा कि ठीक है, आपका बच्चा ब्राइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इंजीनियर ही बनाना है, ठीक है, उसमें ये क्वालिटीज़ है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा ये क्वालिटीज़ आप पूरा बाजू में रख दीजिए। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या उस बच्चे की सच में सिविल इंजीनियरिंग करने की इच्छा है या नहीं है। बिकॉज आपको 4 साल, मिनिमम 4 साल उस फील्ड में देने हैं, स्टडी करने हैं, ठीक है। तो उस वक्त उनकी जो, मतलब जो भी बच्चा होगा जो स्टडी कर रहा है उसकी इच्छा होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा, ज़बरदस्ती करके आप सिविल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती करके आप सिविल इंजीनियर बन भी गए तो क्या होगा, आपका बच्चा बस आपके घर पर ही बैठेगा, आपकी जो रोटियां होती है वही वो फ्री में तोड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिंपल बता रहा हूँ, इस फील्ड में इंटरेस्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मुझे देखिए, मैं सिविल इंजीनियरिंग को, मतलब जब मैं 8वीं में था तब से मुझे सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, ठीक है। तो जितना भी टाइम अभी गया, बीच में कोरोना आ गया या फिर लॉकडाउन हो गया, सब कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, इसीलिए मैं अभी भी फील्ड में काम कर रहा हूँ, अभी भी मैं अर्निंग कर रहा हूँ। सो ये रीज़न है। कई लोग ऐसे हैं हमारे ही बैच के हैं या फिर हमारे साथ थे कि जिनका इंटरेस्ट नहीं था लेकिन घर वालों ने बोला था इसलिए कर रहे थे, आज भी वो घर पर ही बैठे हैं। तो मैं क्लियर बता रहा हूँ, इस फील्ड में इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप में इंटरेस्ट नहीं होगा, आपके बच्चे में अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे फोर्स बिल्कुल मत कीजिए। फोर्स अगर करोगे तो वो जो उसका जो नुकसान होगा वो आपको ही भुगतना पड़ेगा एज अ पेरेंट, वो आपका ही नुकसान होगा। चलिए, अब हमने ये तो तय कर लिया कि किसे सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए या किसे नहीं। अब जिन्हें नहीं करनी चाहिए वो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं इतना सब सुन के, लेकिन जिनको लगता है कि चलो हम आगे भी ये जो पॉइंट है इसमें हम बैठते हैं और हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो आगे उनके लिए पॉइंट ये है कि कहाँ से सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए या फिर कहाँ से डिप्लोमा करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कह दूँ, देखिए, अगर आपका ये प्लान होगा कि आप डिप्लोमा करके सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हो, तो उस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो इंजीनियरिंग का कॉलेज रहेगा या फिर डिग्री का कॉलेज रहेगा वो प्राइवेट रहा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका डिप्लोमा का जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज कहेंगे या फिर अच्छे से अच्छे जो कॉलेज होंगे जहाँ पर स्टाफ होते हैं अच्छे, पढ़ाई अच्छे से हो रही है, वहीं पर जाइए। बिकॉज जो डिप्लोमा है वहाँ पर अगर आप कमज़ोर रह गए, ठीक है, तो फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग होने का भी कोई फ़ायदा नहीं, मतलब आपकी पूरी आपकी सिविल इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर दी तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि अगर आप डिप्लोमा प्लस सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उस केस में आप प्लीज़ डिप्लोमा का कॉलेज जो है वो अच्छा कॉलेज ही चुनिए। अदरवाइज मैं कहूँगा कि रुक जाइए उस बच्चे को, या फिर आप खुद उस पढ़ाई कीजिए और 12वीं में एक अच्छा कॉलेज जो डिग्री का कॉलेज रहेगा वो ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आपकी जो स्टार्ट है वो अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं यहाँ पर किसी नाम के लिए बात नहीं कर रहा कि जो आपके रिज्यूमे पर रहेगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ नॉलेज की बात, ठीक है। क्योंकि जब आप सिविल इंजीनियरिंग में पास आउट हो जाओगे, ठीक है, तब आपका नॉलेज ही है जो आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स ही यहाँ पर कमज़ोर रहेंगे तो फिर कोई आपको आगे नहीं लेके जा सकता। ये एक आपको बात जो है ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। मान लीजिए आपने डायरेक्ट डिग्री करनी है, ठीक है, डिप्लोमा नहीं करना है, डायरेक्ट आपको डिग्री ही करनी है, तो उस केस में क्या। अब यहाँ पर तो आपको एज ए स्टूडेंट आपका ये हमेशा प्रेशर रहेगा और ये रहना भी चाहिए कि आपको अच्छा ही कॉलेज मिलना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए अगर आपको अच्छा कॉलेज मिला, स्टाफ मिला, तो आपके नॉलेज में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने किसी एक, मैं कहूँगा कि लो लेवल जो पढ़ाई हो रही है वहाँ पर अगर आपने एडमिशन ले ली तो आपके 4 साल बर्बाद है। बेसिकली आप सिर्फ कॉलेज की लाइफ एंजॉय करोगे, आप पढ़ोगे कुछ नहीं। अब जब पास आउट हो जाओगे, ये भी मैं बता दूं, सिविल इंजीनियरिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
4 साल कैसे भी आदमी एंजॉय करके निकाल लेता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप बाहर आओगे और आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगा तो वो दिक्कत हो सकती है। सो हाँ, डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा प्लस डिग्री कर रहे हो तो डिप्लोमा पर ध्यान दीजिए, अच्छा कॉलेज हो, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट डिग्री ही कर रहे हो तो उस केस में डिग्री का कॉलेज अच्छा होना ही चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर हमें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए या कौन सा नहीं, लेकिन अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है। देखिए, इन्वेस्टमेंट को मैं 2 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड करूंगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट रहेंगी पैसों की इन्वेस्टमेंट, और दूसरी यहाँ पर रहेंगी वो रहेंगी टाइम की इन्वेस्टमेंट। तो पैसों की इन्वेस्टमेंट ऐसे है, मैं सिंपल बता दूं, ये रिजर्वेशन के बेसिस पर भी होता है, लेकिन जो कास्ट में मतलब जो रिजर्वेशन है उसको अगर हम बाजू भी रख दें फिर भी, ठीक है, उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि एक बंदे को इंजीनियरिंग करने के लिए कम से कम 8 से 10 लाख रुपए लगने ही लगने हैं, ठीक है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इसमें मैंने सिर्फ कॉलेज की फीस काउंट नहीं की है, इसमें जो रहना होता है, बिकॉज आपके घर के बाजू में तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, सभी को तो नहीं मिलेगा, ठीक है, बाहर ही जाना पड़ेगा, किसी और गांव में जाना पड़ेगा, वहां पर रहने खाने का खर्चा, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मैं अगर मिला लूँ तो आपने कंजूसी कर भी ली, ठीक है। मान लीजिए हम ऐसा समझते हैं कि आपने डिप्लोमा प्लस डिग्री की, पहले हम सिर्फ डिग्री की बात करते हैं, अगर आपने 4 साल की बात की, ठीक है, तो आपने कंजूसी कर भी ली तो भी आपका खर्चा कम से कम 6 लाख तक जाएगा ही जाएगा। सो हम ये पकड़ सकते हैं कि डिप्लोमा से डिग्री या फिर सिर्फ डिग्री, ये जो खर्चा है ये मिनिमम आपको 6 से 10 लाख का खर्चा है ही, ठीक है। सो बेसिकली दैट्स अ मनी पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट। अब हम टाइम की बात करते हैं, ठीक है। टाइम में हम काउंट करते हैं कि कोई बंदा अगर होशियार है, वो रेगुलरली कर रहा है, मतलब उसका एक भी साल अगर बैकलॉग नहीं आएगा तो वो कितना टाइम लगाएगा। तो हम डिप्लोमा के 3 साल यहाँ पर पकड़ लीजिए, उसके बाद जो डिग्री के हैं वो 4 साल, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट डिग्री की तो आपके 4 साल। सो बेसिकली ये आपका टाइम पीरियड इतना है इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसमें एक साल आप फिर भी, आप कितने भी ब्राइट हो या फिर कितने भी टैलेंटेड हो, फिर भी एक ऑन रिस्क पॉइंट व्यू दैट मे बी हो सकता है कुछ इमरजेंसी आ जाए या फिर आपका कोई सब्जेक्ट बैक आ जाए, तो उस केस में हम इसे एक और काउंट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। सो बेसिकली आपका कितना हो गया, वो 3 साल और ये 5 साल, 8 साल, ठीक है। सो मिनिमम हम कहेंगे कि डिप्लोमा अगर करोगे तो 8 साल आपको इंजीनियरिंग करने के लिए लग रहे हैं, और अगर आप 12वीं के बाद अगर करोगे तो उस केस में आपको 5 साल लग रहे हैं। अब देखिए, ये जो मैंने टाइम बताया ये सिर्फ आपका एजुकेशन कंप्लीट होने तक का था। आप अभी इंजीनियर नहीं बन चुके हो या फिर आपको कोई सिविल इंजीनियर नहीं बोलेगा, आप सिर्फ ऑन पेपर सिविल इंजीनियर हो। अब यहाँ से असली बात शुरू होती है। पास आउट होने के बाद आपको मिनिमम, मैं बहुत कम टाइम बता रहा हूँ, मिनिमम 3 साल स्ट्रगल करना ही है। वो फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए हो सकता है या फिर प्राइवेट के लिए या फिर खुद के बिजनेस के लिए, तो वो रहेगा मिनिमम 3 साल। अब ये कितना हो गया डिप्लोमा के बाद, अगर हम गिने वो थे अपने 3 और 5 8 और अगर हम इसमें 3 डाल दे तो ये 11 साल, ठीक है। तो मिनिमम 11 साल का आपका स्ट्रगल है या फिर 11 साल की पढ़ाई प्लस स्ट्रगल है, इतना आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट है। और यही बात जो है 5 और 3 अगर हम 8 करें, डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो उतना टाइम है। सो बेसिकली इतना टाइम आपको लगेगा ही एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनने के लिए, और ये मैंने मिनिमम टाइम बताया, ठीक है। ये इससे थोड़ा बढ़ भी सकता है, ठीक है। स्ट्रगल की बात अगर हम कहें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि स्ट्रगल करना, मैं कहूँगा कि कम से कम 3 से 5 साल ही ठीक है, ठीक है। तो ये स्ट्रगल टाइम हो गया, वो एजुकेशनल टाइम हो गया, ठीक है। तब यहाँ पर हमारी टाइम और जो मनी इन्वेस्टमेंट है ये दोनों की भी बात होगी। तो इसके लिए अगर आप रेडी हो, इतना टाइम और इतना पैसा अगर लगाने के लिए आप रेडी हो, ठीक है, तो ही आप सिविल इंजीनियरिंग में एंटर कीजिए, अदरवाइज आप किसी और फील्ड की तरफ देख सकते हो। चलिए, अब हमने मान लीजिए कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वालिफिकेशन के लिए वो भी कंप्लीट कर ली, हमने कॉलेज भी अच्छा ढूंढ लिया, हमने सब कुछ ठीक किया, हमने जो टाइम था और पैसा था वो भी दिया, लेकिन अब हमें इस फील्ड में स्कोप है या नहीं। आप सिविल इंजीनियर बन चुके हो, ठीक है, आपने पूरा जो स्ट्रगल टाइम था वो भी निकाल लिया, अब आप सच में एक सिविल इंजीनियर हो, तो क्या सच में एक कोविड-19 के बाद या फिर लॉकडाउन के बाद आज एक ऐसी सिचुएशन है कि एक सिविल इंजीनियर होने का कोई फायदा है या नहीं? देखिए, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं इसका आंसर बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास रास्ते कितने हैं। आपके पास बेसिकली अगर मैं क्लियर बताऊंगा, सिर्फ 3 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है गवर्नमेंट का रास्ता, दूसरा है प्राइवेट का मतलब ये हुआ किसी और के यहाँ कंपनी में या फिर किसी इंजीनियर या फिर कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम करने का, ठीक है। और जो तीसरा है वो है खुद का बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, तो वो आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। तो उस बेसिस पर मैं सिंपली ये कहूँगा कि आज के डेट में, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2021 के बाद जो भी
पास आउट हो रहे हैं वो उन लोगों को या फिर उन बच्चों को मैं सीधे सीधे बताना चाहूँगा कि आप कोशिश जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले कीजिए, ठीक है। लेकिन उसकी होप मत रखिए, आशा मत रखिए, बिकॉज इतनी ज़्यादा कंपटीशन है। तो जी हाँ, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 2017-18 के पहले की जो सिचुएशन थी, उस टाइम एक ऐसा था कि हाँ प्रोबेबिलिटी थी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की, लेकिन आज वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब खत्म हो चुकी है, आज भी कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर वो जगह खाली है, ठीक है। जेई हो गए, एई हो गए, मतलब जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, आज इनकी भी पोस्ट है। बेसिकली आपको गवर्नमेंट में चांस मिलेगा, लेकिन हाँ उसे आप फाइनल एम मत रखिए कि हाँ अब मुझे गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा, ठीक है। ये एक उसमें 2021 के बाद का एक बदलाव है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी है जो थोड़ी अभी कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड कोविड-19 सिचुएशन। बिकॉज अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके वजह से जो जैसे जॉब 2017 से पहले लोगों को मिलनी थी गवर्नमेंट में, उतनी अब मिलने की आप आशा मत रखिए। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं प्राइवेट की। जी हाँ, एज कंपेयर टू मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट से थोड़ी इसमें प्रोबेबिलिटी है कि आपको जॉब मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक है कि मान लीजिए आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लगती तो आपको मिनिमम, मैं कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 30 से 40 हज़ार की आपको सैलरी होती, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन अगर आप प्राइवेट में बात करोगे तो देखिए आपकी सैलरी शुरू होती है 8,000 से, ठीक है। हाँ ये भी उतनी ही सच बात है कि ये आपकी सैलरी 1 लाख तक भी जा सकती है, 80,000 60,000 तक भी जा सकती है। उसके लिए उतना टाइम और टैलेंट होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये होगी प्राइवेट की बात। अब हम बात करते हैं सेल्फ की, जैसे कि मैं खुद का अपना एक बिजनेस कर रहा हूँ या फिर मेरी कंसल्टेंसी है, तो इसमें कितना आप अर्निंग कर सकते हो या फिर इसमें स्कोप है या नहीं। देखिए जो ये टॉपिक है इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि आप कंसल्टेंसी कब कर सकते हो या फिर इसमें क्या फ़ायदा है, नहीं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आई बटन है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर क्लियर बता दूँ कि देखिए अगर आप रुकने के लिए तैयार हो, मतलब स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो 3 से 4 साल, बिकॉज कोई भी अगर आपने, मैं कहूँगा कि आपने छोटा सा भी बिजनेस अगर स्टार्ट कर दिया तो वो एकदम आपको मतलब रिटर्न नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर एक टाइम निकाल लिया उतना, तो हाँ आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वो कितना मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसमें मंथली बता रहा हूँ, मिनिमम जो है वही बात नहीं कि आप कम से कम 8 से 10 हज़ार कमा सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं ओवरऑल बता दूँ स्कोप का सिविल इंजीनियरिंग का, फिर चाहे आप गवर्नमेंट करो, प्राइवेट करो, या फिर इसमें हम कहेंगे कि आप खुद का बिजनेस करो, तो इसमें जो सबसे खराब सिचुएशन रहेंगी कि जिसमें आपको कम पैसे मिल सकते हैं, तो उसमें आपको मिनिमम मिलेंगे 8,000, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, ये उसी इंजीनियर को मिलेंगे जिन्होंने वो पूरा स्ट्रगल टाइम निकालना है, ठीक है। मतलब आप पास आउट हो गए तभी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है कि मिनिमम आप 8,000 तो कमा ही सकते हो महीने का सिविल इंजीनियर बनने के बाद, 2021 के बाद। अब इसमें मैक्सिमम कितना कमाओगे, मैं सिंपल आंसर दे दूँ, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम की बात करनी है तो आप इसमें लाखों कमा सकते हो, ठीक है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आपके पास उतना सब कुछ, एक एनवायरनमेंट है, एक सपोर्ट है, तो आप करोड़ों में भी खेल सकते हो, ठीक है। ऐसे कई मेरे दोस्त हैं कि जो करोड़ों में खेल रहे हैं, कुछ लाखों में खेल रहे हैं, हम जैसे हज़ारों में खेल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट मैं कहूँगा कि 8,000 है, 8 से 10,000। लेकिन अगर आप में टैलेंट है, सपोर्ट है आपके पास, तो हाँ आप लाखों करोड़ों में खेल सकते हो, ठीक है। अब उसके लिए आपको जैसे कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस होता है, बाकी सब चीज़ें करनी होती है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हम सिविल इंजीनियरिंग के बाद एक्चुअल में क्या क्या कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हो पूरे। अब मैं इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन देता हूँ कि सच में सिविल इंजीनियरिंग किसे करनी चाहिए। जो मैंने यहाँ पर स्टडी रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट बताई थी, वो अगर आप करने, उसमें अगर आप एक्सपर्ट हो या फिर मैं कहूँगा एक मॉडरेट लेवल पर भी हो, तो भी आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। बाद में अगर आपकी तैयारी है, जो मैंने पैसे बताए थे, जैसे मिनिमम अगर 6 से 10 लाख, ठीक है, उतना अगर आपके पेरेंट्स या फिर जो भी आपके गार्डियन है वो अगर आपको खर्चा करने के लिए आप पर रेडी हैं, तो ही आप सिविल इंजीनियरिंग कीजिए। बाद में अगर आप, ये तो होगी पेरेंट्स की बात, सब चीज़ें, लेकिन अब आप खुद की बात क्या है कि अगर आप सच में मिनिमम, मैं मिनिमम टाइम कर रहा हूँ 8 से 9 साल, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टडी टाइम था 3 साल डिप्लोमा, 5 साल अपने जो डिग्री है वो, और उसके बाद 3 से मिनिमम 3 से 4 साल जो स्ट्रगल है, इतना टाइम अगर आप देने के लिए तैयार हो, ठीक है, तो ही आप सिविल इंजीनियरिंग कीजिए। अदरवाइज किसी और फील्ड की तरफ आप जाइए। मैं सिंपल आंसर यहाँ पर कह रहा हूँ। देखिए कोई और कह रहा है स्कोप है या नहीं है, कोई कहता है स्कोप है, कोई नहीं। मैं इस स्कोप का ना एक आंसर दे दूं, ठीक है। इस पर कई मीम भी बन चुके हैं, जोक भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, स्कोप हर फील्ड को है, ठीक है।
अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप था पहले, अभी भी है, बिकॉज मुझे अभी भी उससे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। वहीं मेरे कोई दोस्त होगा, उसने सिविल इंजीनियरिंग की, हो सकता है उसको मुझसे ज़्यादा परसेंटेज हो, मेरे से ज़्यादा मार्क्स हो, लेकिन फिर भी वो आज कमाई नहीं कर पा रहा सिविल इंजीनियरिंग, तो उसके लिए स्कोप नहीं था। तो स्कोप, ये जो चीज़ है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी होती है, ठीक है। आप किसी को पूछ नहीं सकते सिविल इंजीनियरिंग को स्कोप है या नहीं है, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है। जो मैंने पैरामीटर्स बताए उसमें अगर आप फिट बैठ रहे हो तो जी हाँ, आपका अगर इंटरेस्ट है तो जी हाँ, आप यहाँ पर आपको स्कोप है फील्ड में। लेकिन इस पैरामीटर में से एक भी पैरामीटर अगर आपका कमजोर है, वो मे भी हो सकता है आपकी फाइनेंशियल पॉइंट हो सकता है, या फिर टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है, या फिर आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो भाई आपको थोड़ा स्कोप में थोड़ा कम हो सकता है, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो ये सब पॉइंट आप आपके ध्यान में रखिए। अगर आप पेरेंट हो तो भी आप इन चीज़ों को अपने बच्चों के साथ टैली कीजिए कि सच में वो उस पर अमल ला सकता है या नहीं। प्लीज़ फोर्स मत कीजिए। एंड आई होप कि इस वीडियो में मैंने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी है, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सभी क्वेश्चन को आंसर करने की। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।